बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम एजेंट्स, जो रैशनल एजेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। रैशनल एजेंट्स होते क्या हैं और रैशनल एजेंट्स को जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है वो इन्वायरमेंट किस किस्म का होता है, जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है रैशनल एजेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, और इन रैशनल एजेंट्स की टाइप्स क्या हो सकती हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल एजेंट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे आज के डिस्कशंस में। ये डिस्कशंस जो हैं वो दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होंगी। फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम एजेंट्स को और इन्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम जो टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। जब हम एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी बीइंग या कोई स्पीशी जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो किसी एक्शन को परसीव कर सके एनवायरनमेंट में से, और उस एक्शन को परसीव करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट में से परसीव करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही होगी कुछ डिवाइसेस की, कुछ कंपोनेंट्स की। जब हम सिंपल टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं और उन कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, तो उन कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई फीडबैक मशीन को या कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हों। ये फीडबैक या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक कीबोर्ड्स के थ्रू हम इनपुट एंटर कर रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शंस एंटर कर रहे होते हैं, या हम माउस का इस्तेमाल करते हैं और माउस के ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स को। इसी तरह से जब उन कंप्यूटर्स ने या मशीन्स ने हमें रिस्पॉन्स शो करना होता है, आउटकम्स शो करनी होती हैं, तो उन आउटकम्स को प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स कुछ आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, लाइक मॉनिटर स्क्रीन, लाइक प्रिंटर्स एक्सेट्रा। जब हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं, एजेंट्स को भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिमिलर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो एजेंट्स चूँकि इसका कॉग्निटिव सेंस डेवलप हो सकती है इन एजेंट्स के अंदर, और हम इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो इंटेलिजेंट एजेंट्स जितने भी होंगे उनको एक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सिमिलर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। ऑल्दो जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का वर्ड पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे होते, रादर हम सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की बात करते हैं। सेंसर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एजेंट एनवायरनमेंट को परसीव कर सकता है। ये अभी एक और वर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया है परसीव करने का या परसेप्शन का। इस वर्ड को हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, बट फॉर नाउ हम ये कह रहे हैं कि एजेंट को सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनके थ्रू वो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और उस एनवायरनमेंट को परसीव करने की कोशिश कर रहा होगा। और वंस ये परसेप्शन कंप्लीट होगी, एजेंट अपनी परफॉर्मेंस उसके ऊपर कंप्लीट कर लेगा। जो भी एक्शंस परफॉर्म करने होंगे उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी एजेंट के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद एजेंट एक्चुएटर के थ्रू अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जब हम एजेंट्स की बात कर रहे होंगे तो अगेन हम यहाँ पर आउटपुट या आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट कंपोनेंट्स का वर्ड यूज़ करने के बजाय हम एक्चुएटर का वर्ड यूज़ करेंगे, और एक्चुएटर वो तमाम कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुएटर्स जिनके थ्रू कोई भी एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। लाइक अगर हम किसी ऑटो कार ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्चुएटर जो है वो व्हील्स हो सकते हैं, स्टीयरिंग हो सकता है जिनके थ्रू एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं।
अगर हम एक चेस प्लेइंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो जो पीसेस की मूवमेंट है वो हो सकती है कि वो बोर्ड के ऊपर पीसेस को मूव कर रहा हो। अगर हम फॉर इंस्टेंस एक डाइस प्लेइंग किसी गेम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर डाइस रोल करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे होंगे वो एक्चुएटर्स हो सकते हैं। समटाइम्स अगर हम कुछ डायग्नोस्टिक सिस्टम्स वगैरह की बात करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास सिंपल आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो भी एक्चुएटर्स का काम कर सकती हैं। लाइक हम मॉनिटर से या प्रिंटर से भी एक्चुएटर्स का काम ले सकते हैं, क्योंकि सिंपली जब हम एक्चुएटर्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए, कोई आउटकम शो की जाए। ह्यूमन बींग्स की पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसी तरह से सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स मौजूद होते हैं। जब हम सेंसर्स की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर तो हमारे पास विजुअल सेंसर्स मौजूद हैं लाइक आइज़, ऑडिटरी सेंसर्स मौजूद हैं लाइक ईयर्स। इसी तरह से ये जो 5 बेसिक सेंसर्स ह्यूमंस के पास हैं, इसके अलावा कुछ इंटरनल सेंसर्स भी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे हम टेम्परेचर सेंस करते हैं या ग्रेविटी सेंस कर रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट सेंसर्स ह्यूमंस के पास इंटरनल और एक्सटर्नली मौजूद होते हैं। जब हम मशीन की बात कर रहे होंगे तो मशीन को भी अगर ह्यूमन लाइक एक्शंस हमने परफॉर्म करने होते हैं मशीन्स के अंदर, लाइक रोबोट्स या ह्यूमनाइड्स की हम बात करें, तो वहाँ पर भी हमें फिर सिमिलर एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा इन्वायरमेंट और टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। जिस एजेंट को हम जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर हमने एजेंट को डिप्लॉय करना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि एजेंट को हम किस तरह के इफेक्टर्स या एक्चुएटर्स और सेंसर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो एक वर्ड जो इस डिस्कशन के दौरान आया परसेप्शन का, परसेप्शन इज़ समथिंग कि जहाँ पर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए इंटरनल मीनिंग्स जब जनरेट किए जाते हैं तो उन इंटरनल मीनिंग्स जनरेट करने को हम परसेप्शन टास्क कहते हैं। नाउ इट मीन्स फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी रूम के अंदर देखें जहाँ पर हमारे पास चेयर्स मौजूद हैं, टेबल्स मौजूद हैं, पीसी मौजूद है, कुछ और कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सो एक्चुअली हमारे जो सेंसर्स हैं वो सिर्फ शेप्स देखते हैं, बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स वो इतनी बेसिक और सिंपल हो सकती हैं लाइक स्क्वायर्स एंड राउंड्स एंड सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स और इस किस्म की कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शेप्स हैं बेसिक। सेंसर सिर्फ और सिर्फ ये शेप्स जनरेट करते हैं। सेंसर्स का काम कभी भी उन शेप्स के अगेंस्ट मीनिंग्स जनरेट करना नहीं होता। सो एक्चुअली हमारा जो परसेप्शन मॉड्यूल होता है ह्यूमंस के अंदर, अगर हम बात करें तो परसेप्चुअल एसोसिएटिव मेमोरी होती है परसेप्शन मॉड्यूल के अंदर, और ये परसेप्चुअल एसोसिएटिव मेमोरी वो जो बेसिक डाटा ह्यूमंस ने सेंस किया है थ्रू आइज़ और विजन, वो परसेप्चुअल एसोसिएटिव मेमोरी या सिंपल वर्ड्स के अंदर पैम जिसको हम बोलते हैं, ये मेमोरी और ये परसेप्शन का मॉड्यूल जो है ह्यूमंस के अंदर, ये उन पर्टिकुलर शेप्स के अगेंस्ट मीनिंग्स जनरेट करता है। सो सिमिलरली जब भी कोई इनपुट प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर को या किसी एजेंट को, तो उस इनपुट के अगेंस्ट जो मीनिंग्स जनरेट होते हैं कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस के अंदर, उसको हम परसेप्शन कह सकते हैं। सो जब भी हम एजेंट की बात कर रहे होंगे तो एजेंट एक्चुअली दो चीज़ों का कम्बिनेशन होगा। अब तक की डिस्कशन को अगर हम समराइज़ करें, एक चीज़ तो ये है कि एजेंट उसका एक आर्किटेक्चर होगा। आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि उसका एक पर्टिकुलरली डिज़ाइन मेथडोलॉजी होगी जिसको हम अडॉप्ट कर रहे होंगे, और उस डिज़ाइन मेथडोलॉजी के साथ कोई एजेंट प्रोग्राम होगा जिसको यूज़ किया जा रहा होगा कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो इट मीन्स कि जब भी हम एजेंट की बात करेंगे उसके अंदर आर्किटेक्चर यानी डिज़ाइन मेथडोलॉजी ऑफ द एजेंट एंड द प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के ऊपर बेस करके हम एजेंट को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या एजेंट कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमेशा एजेंट डिज़ाइन के अंदर शामिल होंगी। ये जो पिक्चर आपके सामने अभी प्रेजेंट हुई हुई है, इसमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि कोई एनवायरनमेंट है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है और उससे एजेंट जो है वो कुछ चीज़ें परसीव कर रहा है और उसके बाद एक्शन परफॉर्म करके एनवायरनमेंट को देख रहा है। सो एजेंट इट्सेल्फ एनवायरनमेंट का पार्ट होता है
और एनवायरनमेंट का पार्ट होते हुए ये तमाम के तमाम एक्शंस एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है और एनवायरनमेंट से ये तमाम चीज़ें रिसीव कर रहा होता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एजेंट को किसी अलहदा जगह के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को किसी अलहदा जगह के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। बेसिकली एजेंट जो है वो इटसेल्फ एनवायरनमेंट का पार्ट है और एनवायरनमेंट से ही चीज़ों को परसीव करके अपने एक्शंस जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। सो जब हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस कोर्स के अंदर हमारा कंसर्न जिन एजेंट से है वो रैशनल एजेंट्स होंगे। सो जब हम एजेंट की बात करते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो एंटिटी, हर वो स्पीशी और बीइंग एजेंट हो सकती है जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रही हो। फॉर इंस्टेंस इस वक्त मैं हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। सो ये जो माइक्रोफोन है एक रिकॉर्डिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अगर मैं किसी पेन को यूज़ करता हूँ पेज के ऊपर कुछ लिखने के लिए, तो वो पेन जो है वो एज राइटिंग एजेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो हमारा कंसर्न यहाँ पर तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो हैं उनके साथ नहीं है, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग ऑफ artificial intelligent agents or simply the rational agents. ये रैशनल एजेंट्स क्या हैं, हम प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल जब हम डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे थे। बट यहाँ पर हम सिंपली रिकॉल कर सकते हैं कि रैशनल एजेंट्स का मतलब ऐसे एजेंट्स होंगे कि जो कोई भी रैशनल एक्शन परफॉर्म कर सकते हों। सो इसके लिए ऑब्वियसली कोई परसेप्ट सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस के थ्रू एनवायरनमेंट को परसीव किया जा रहा होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब हम एनवायरनमेंट से किसी भी चीज़ को सेंस कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही दफ़ा कंप्लीट सेंसेशन डेवलप नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा में कंप्लीटली पूरे एनवायरनमेंट को सेंस कर लिया जाए। सो हमारे पास कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को सेंस करके हमारे पास कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से रिसीव हो रही होती है, हम कंटिन्यूसली जो है एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे होते हैं। सो जब हम कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जितनी भी चीज़ें हम सेंस कर रहे हैं उन सब के ऊपर परसेप्शन जनरेट होती जा रही है। सो कभी भी परसेप्शन ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि एट वंस सारी के सारे एनवायरनमेंट को सेंस कर लिया जाए, उसके बाद एक दफ़ा के अंदर तमाम के तमाम एनवायरनमेंट के ऊपर परसेप्शन जनरेट की जाए। बल्कि जैसे जैसे इनपुट स्टिमुलाइज हमारे पास आ रही होती हैं, इनपुट क्यूज़ मिल रही होती हैं एजेंट्स को, उसी के साथ साथ परसेप्शंस भी जनरेट हो रही होती हैं। सो जब भी परसेप्शन हम जनरेट करनी होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के ऊपर एजेंट का जो परसेप्ट सीक्वेंस जनरेट हुआ है वो परसेप्ट सीक्वेंस क्या जनरेट हुआ है। सो इस परसेप्ट सीक्वेंस के अगेंस्ट जो एजेंट का टास्क या रैशनल एजेंट का टास्क या ऑब्जेक्टिव होगा इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर। ये परफॉर्मेंस मेजर क्या होती है, कैसे इसको मेजर किया जा सकता है, इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। सो उस एनवायरनमेंट को परसीव करने के बाद जब भी एजेंट अपनी बिल्ट इन नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और वो एक्शन अगर रैशनल होगा तो उस एजेंट को हम रैशनल एजेंट कह सकते होंगे। सो रैशनल एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो रैशनल एजेंट्स के अंदर फर्दर एक और डिस्कशन ये ऐड होती है कि ये एजेंट्स जो हैं ये ओमनिसियंस एजेंट हैं या फिर हम ऑटोनोमस एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ऑल्दो और डिफरेंट तरीके से इनकी कैटेगराइजेशन हो सकती है और बहुत सारे इम्पैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, बट फ़िलहाल हम इन दो चीज़ों की डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ओमनिसियंस। ओमनिसियंस मीन्स नोइंग ऑल थिंग्स और हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। सो जब हम रैशनल एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम कम्प्लीटली ये नहीं कह रहे कि हम एजेंट्स को ओमनिसियंस नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होंगे या कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन मेथडोलॉजी ऑफ द एजेंट कि उसको किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जानी चाहिए या किस तरह की नॉलेज उसके पास होगी। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि हम कोई एक ऐसा एजेंट डिज़ाइन कर सकें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई ऐसा एजेंट हम डिज़ाइन कर सकें कि जिसको इनफाइनाइट नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें।
ऐसा किस लिए नहीं हो सकता? बिकॉज जब भी हम नॉलेज की बात करेंगे तो उसके लिए हमें नॉलेज को स्टोर करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास इनफाइनाइट स्टोरेज जो है वो कंपोनेंट्स के लिए, इनफाइनाइट स्टोरेज नॉलेज के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि इनफाइनाइट नॉलेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल थिंग्स की नोइंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इवन ह्यूमंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स सपोज अगर एग्जिस्ट करती भी हो तो जितना ज़्यादा नॉलेज एजेंट को प्रोवाइड किया जा रहा होगा उसके लिए डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग होती जाएगी। ऑल्दो मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करने से जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस किया जा सकता है, बट एट टाइम्स कुछ एजेंट्स के लिए और मोस्ट ऑफ द एजेंट्स के लिए मैक्सिमम नॉलेज है वो इटसेल्फ एक बॉटलनेक बन सकती है। सो हम ओमनिसियंस ऑफ नॉलेज की बात नहीं कर रहे जब हम रैशनल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा कि रैशनैलिटी डेवलप करने के लिए ओमनिसियंस ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम रैशनल एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो रैशनल एजेंट्स के अंदर भी पर्टिकुलरली वी आर इंटरेस्टेड इन ऑटोनोमस एजेंट्स। ऑटोनोमस एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं विच मे हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को ना सिर्फ ऑन देयर ओन परसीव कर सकते हो बल्कि जो अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डिटरमिन करें कि उन्होंने फर्दर कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ऑल्दो ऑल रैशनल एजेंट्स आर नॉट ऑटोनोमस एजेंट्स, बट ऑब्वियसली जो एआई का स्कोप है वो यही है कि हम ऐसे रैशनल एजेंट्स को डेवलप करें कि जो ऑटोनोमसली काम कर सकते हों, जो ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड की जाए और उसकी बेस के ऊपर वो अपने एक्शंस ना सिर्फ प्लान कर सकते हों बल्कि उन एक्शंस को परफॉर्म भी कर सकते हों। सो जब हम एजेंट्स डिज़ाइन करने की बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम रैशनल एजेंट्स डिज़ाइन करने की बात करते हैं, तो एक टेस्ट अवेलेबल है, कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है और इसको हम प्यास के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, समटाइम्स पेज अप्रोच को यूज़ किया जाता है और समटाइम्स प्यास अप्रोच को यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल हम इस डिस्कशन के अंदर जो हमारे कोर्स का स्कोप है इसके अंदर हम प्यास एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, प्यास एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, पेज एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ऑल्दो उनके अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो गोल्स का है। वहाँ पर हमारे पास गोल्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर हम एक्चुएटर एंड सेंसर्स को डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं एंड परफॉर्मेंस मेजर को डिस्कस करते हैं। पेज के अंदर हम जो सेंसर्स हैं उनको एनवायरनमेंट के अंदर ही डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको सेपरेटली डिस्कस नहीं करते और सेपरेटली हम गोल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेज एंड द प्यास, हम यहाँ पर चूँकि हमारा कंसर्न प्यास से रिलेटेड है तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्यास इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, द परफॉर्मेंस मेजर, और ये परफॉर्मेंस मेजर जो होगी इसके थ्रू एक्चुअली हम मेजर करते हैं कि एजेंट, जो भी हम एजेंट डिज़ाइन कर रहे हैं और उस एजेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमने जो टास्क उसको असाइन किए हैं, वेदर वो एजेंट उन टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एक चेस प्लेइंग एजेंट की, और चेस प्लेइंग रैशनल एजेंट हमने डिज़ाइन किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर ये होगी कि उसने जो मूव्स चली हैं वो मूव्स इंटेलिजेंट मूव्स हैं या नहीं हैं, उसने जो मूव्स चली हैं वो करेक्ट मूव्स हैं या नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस चेस की अगर हम बात करें उसके अंदर हमें पता है कि जो पॉन है उसको फर्स्ट मूव के अंदर 2 पीसेस मूव किया, 2 स्पेसेस तक मूव किया जा सकता है या सिंगल स्पेस तक मूव किया जा सकता है। अगर एजेंट फॉर इंस्टेंस फर्स्ट मूव के अंदर पान को चल रहा है और उसको मोर देन 2 मूव चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसने जो एक्शन परफॉर्म किया वो करेक्ट एक्शन, राइट एक्शन या रैशनल एक्शन नहीं है। सो एक बेसिक जो एलिमेंट है परफॉर्मेंस मेजर का वो तो ये है कि जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं क्या वो लेजिटिमेट एक्शन हैं या नहीं हैं, और दूसरा ये कि एक्शन लेजिटिमेट हैं, ऑथेंटिक एक्शंस हैं, एजेंट वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो उसको परफॉर्म करने चाहिए, और उसके साथ साथ क्या वो एक्शंस ऐसे हैं कि वो एक्शंस उसको टास्क कंप्लीशन स्टेट की तरफ लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे।
सो अगर वो एक्शन जो हैं वो उसको टास्क कंप्लीशन स्टेट की तरफ नहीं लेकर जा रहे तो दैट मीन्स के परफॉर्मेंस मेजर ठीक नहीं है। इसी तरह से एनवायरनमेंट की हम बात करें, एनवायरनमेंट का मतलब दो डिफरेंट सेंस बनती हैं एनवायरनमेंट की। एक सेंस तो एनवायरनमेंट की ये बनती है कि हम उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें जिस एनवायरनमेंट के लिए उस एजेंट को डिज़ाइन किया जा रहा है। सो अगर हम एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे एंड पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर एजेंट को डिज़ाइन करना वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो इसका मतलब क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर हम एक रूम क्लीनिंग एजेंट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका टास्क ये है कि उसने डस्ट को सक करना है और डस्ट को सक करके जो भी अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो डस्ट वगैरह के अंदर आते हैं या पेजेस या टॉन पेजेस या इस तरह की कोई रैपर्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको उसने रिमूव करना है। फॉर इंस्टेंस इस एजेंट को हमने डिज़ाइन किया है एक यूनिवर्सिटी या ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए, और उस यूनिवर्सिटी ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर नॉर्मली डस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर डस्ट हो सकती है या वहाँ पर टॉन पीसेस ऑफ पेपर हो सकते हैं या पेजेस हो सकते हैं पड़े हुए या रैपर्स हो सकते हैं या और ईटेबल जो एलिमेंट्स हैं वो पड़े हुए हो सकते हैं, उनको उसने रिमूव करना है। नाउ इस एजेंट को अगर हम यूज़ करते हैं टू क्लीन रोड्स तो अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी कि जब हम बात कर रहे हैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट की तो वहाँ पर हमारे पास फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। सो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, सो एजेंट को जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे और उसकी नेविगेशन जो है वो स्लो है और वो जस्ट ये डिटेक्ट करता है कि उसके करीब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वो स्टॉप हो जाता है, दैट वुड बी इनफ। लेकिन अगर हम रोड के ऊपर इस एजेंट को डिप्लॉय कर देंगे तो अल्टीमेटली रोड्स के ऊपर ये जो रूम क्लीनिंग एजेंट है वो सही काम नहीं कर सकेगा। ऑल्दो टास्क उसका वही रहेगा कि उसने रोड्स के ऊपर जो डस्ट मौजूद है उसको सक करना है, उसको रिमूव करना है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर इसलिए नहीं होगी कि रोड्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। उन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एजेंट की परफॉर्मेंस है वो बड़ी हद तक स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कब उसने एक्शन परफॉर्म करने हैं कब नहीं करने, और जब व्हीकल्स मूव कर रही हैं तो अल्टीमेटली उसका जो टास्क है वो सही तरीके से एक तो परफॉर्म नहीं होंगे, दूसरा उसका क्रैश होने के चांसेस, हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम जो भी एजेंट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट कौन सा उसके लिए सूटेबल है या किस एनवायरनमेंट के लिए हम उस एजेंट को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है इसके एक्टुएटर्स एंड सेंसर्स की हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि इस बात को डिसाइड किया जाए कि कौन से एक्टुएटर्स या कौन से सेंसर्स जो हैं वो उस एजेंट को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी रेलेवेंट एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसको एक्टुएटर्स एंड सेंसर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी। सो अगर हम एनवायरनमेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हमारे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। लाइक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल हो सकता है या पार्शली ऑब्जर्वेबल हो सकता है, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक हो सकता है, एनवायरनमेंट एपिसोडिक हो सकता है या सिक्वेंशियल हो सकता है, एनवायरनमेंट स्टैटिक या डायनामिक हो सकता है, या एनवायरनमेंट जो है वो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट वर्सेस मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट हम इन तमाम एनवायरनमेंटल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ कि एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल हो सकता है या एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल हो सकता है। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होने का मतलब ये है कि एजेंट किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर एजेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट है उसको कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि एजेंट का ये जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट कंप्लीटली या फुली ऑब्जर्वेबल है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो किसी तरह की कोई हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, उस एजेंट को एनवायरनमेंट सेंस करने से स्टॉप कर रहे हैं, कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट जो है उसको सेंस करने से रोक रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट्स को हम कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट जो हैं वो पार्शली ऑब्जर्वेबल हैं।
इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम चेस प्लेइंग एजेंट की बात कर रहे हैं या इस तरह की किसी बोर्ड गेम प्लेइंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एजेंट्स जो होंगे इनके लिए एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा, बिकॉज बोर्ड के ऊपर जितने भी पीसेस मौजूद हैं वो तमाम के तमाम पीसेस एंड लोकेशंस उन तमाम स्टेट्स को किसी भी टाइम के ऊपर एजेंट कंप्लीटली एक्सेस कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट जो होगा वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगा या फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगा। इसके मुकाबले में अगर हम बात कर रहे हों रूम क्लीनिंग एजेंट की, तो रूम क्लीनिंग एजेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली फॉर मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट्स और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ऐसा एजेंट जो होगा, जो रूम क्लीनिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट उसके लिए पार्शली ऑब्जर्वेबल होगा। ये एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल किस लिए होगा? बिकॉज जब हम रूम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं जो साइटेशन को ब्लॉक कर रहे हो, जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो कि एजेंट कंप्लीटली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर सकता हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, उस क्लासरूम के अंदर चेयर्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं। सो एजेंट किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी प्लेस के ऊपर मौजूद हो तो वो उन टेबल्स एंड चेयर्स की मौजूदगी में पूरे एनवायरनमेंट को कंप्लीटली सेंस नहीं कर सकता कि कहाँ पर डस्ट मौजूद है, कहाँ पर नहीं है। ऑल्दो जब तक वो पूरा सर्वे ना कर ले, तमाम की तमाम प्लेसेस को ना देख ले और तमाम की तमाम प्लेसेस को देखने के बाद उस वर्ड का एक मैप बिल्डअप ना कर ले, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा कि उस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली सेंस किया जा सकता हो। सो वो भी मल्टीपल पिक्चर्स को कंबाइन करके जब एनवायरनमेंट की स्टेट बिल्डअप की जा रही होगी तो इस तरह का एनवायरनमेंट को हम पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहते हैं इंस्टेड ऑफ फुली और कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिसके अंदर हमें नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनेबल, कि जहाँ पर जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी एनवायरनमेंट की उसको डिटर्मिन किया जा सकता हो, तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक टिक टैक टो गेम की बात कर रहे हों, टिक टैक टो गेम के अंदर एजेंट ने मूव की है, अब उसके बाद वो डिटर्मिन कर सकता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जब हम टिक टैक टो की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल 9 हमारे पास प्लेसेस मौजूद होती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को मार्क किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम रैशनल एजेंट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर एजेंट की बात कर रहे हैं और उसने अपना पीस कहीं पर मूव कर दिया, अपना मार्क कहीं पर प्लेस कर दिया, तो अब ओपोनेंट के लिए मार्क लगाने के लिए मैक्सिमम 8 प्लेसेस होंगी। सो एजेंट डिटर्मिन कर सकता है कि इन 8 प्लेसेस में से किस प्लेस के ऊपर जो ओपोनेंट है वो अपना मार्क प्लेस करेगा। सो ओपोनेंट की मूव को यहाँ पर डिटर्मिन किया जा सकता है। ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट होगा। ऑल्दो डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हम ये कहते हैं चूंकि ओपोनेंट की मूव जो है वो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के बजाय मल्टीपल स्टेट में से किसी एक स्टेट को ओपोनेंट चूज कर सकता है। ऑल्दो ये सारी की सारी स्टेट्स डिटर्मिनिस्टिक स्टेट्स हैं, लेकिन चूंकि ओपोनेंट के पास ये गुंजाइश मौजूद है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि उन मल्टीपल स्टेट्स में से किसी एक को चूज कर ले, तो ऐसा एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक होने के साथ साथ स्ट्रैटेजिक भी होता है। सो अगर ओपोनेंट के पास या जो अदर एजेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं उनके पास ऑप्शन मौजूद ना हो एक्शन को परफॉर्म करने की, तो हम उसको कहते हैं कि ये सिंपल डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है। इसके अगेंस्ट एनवायरनमेंट हमारे पास स्टोकेस्टिक हो सकता है, जिसका मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। फॉर इंस्टेंस हमने एक ऑटो ड्राइवर बनाया है, ऑटो ड्राइवर कार जो है वो हमने डिज़ाइन किया है, या जिसको हम सिंपली ऑटो टैक्सी ड्राइवर कह सकते हैं। सो ऐसा एजेंट जो होगा उसके लिए एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। ये एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लीटली स्टोकेस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होगा कि किस टाइम स्टैम्प के ऊपर कौन सी व्हीकल किस साइड से आ सकती है, किसी भी टाइम के ऊपर किसी जगह के ऊपर जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। सो रोड कंडीशंस जो हैं उसके लिए डिटर्मिनिस्टिक नहीं होंगी।
मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरनमेंट अगर पार्शली ऑब्जर्वेबल हो तो ऐसा एनवायरनमेंट मोस्ट प्रोबेबली स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल हो और उसके बावजूद वो एनवायरनमेंट जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो या स्टोकेस्टिक हो। सो दिस इज़ नॉट अ रूल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल हो तो वो एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट होता है। सिमिलरली हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो एपिसोडिक हो सकता है या सिक्वेंशियल हो सकता है। एपिसोडिक एनवायरनमेंट होने का मतलब ये है कि एजेंट का जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीपल एटॉमिक एपिसोड्स के अंदर डिवाइडेड हो, तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम रूम क्लीनिंग एजेंट की बात करें और रूम क्लीनिंग एजेंट की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर हम ये डिसाइड करें कि एजेंट ने कंप्लीट रूम को अगर क्लीन करना है या एजेंट ने डिसाइड करना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अगर डस्ट मौजूद है उसको रिमूव कर दिया जाए। सो यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए डिसीजन मैटर करता है कि एनवायरनमेंट सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट होगा या एपिसोडिक एनवायरनमेंट होगा। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल अगर हम लें, लेट्स सपोज हम अगर बात करें चेस प्लेइंग एजेंट की या हम बात कर रहे हों टिक टैक टो प्लेइंग एजेंट की, तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट होगा वो सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट होगा। वो एक मूव चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मूव चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मूव चलेगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। सो इस तरह के एनवायरनमेंट्स जो हैं उनको हम सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट्स कह सकते हैं। और अगर हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है और हम रेंडमली एक्शंस परफॉर्म करने के बजाय पर्टिकुलर एक एपिसोड्स के अंदर एनवायरनमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो उस तरह का एनवायरनमेंट एपिसोडिक एनवायरनमेंट होगा। एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक भी हो सकता है। सो द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एनवायरनमेंट इज दैट द रैशनल एजेंट डू नॉट नीड टू कीप लुकिंग एट द वर्ल्ड इन स्टैटिक एनवायरनमेंट। जब भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर इस बात के ऊपर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती, इस बात की परेशानी नहीं होती कि वर्ल्ड स्टेट को उसने बार बार ऑब्जर्व करना है या नहीं करना। इसके एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर हम किसी पार्ट पिकिंग रोबोट की बात कर रहे हों, एक ऐसा रोबोट है जिसने किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पार्ट को पिक करना है और किसी दूसरे प्लेस के ऊपर उसको प्लेस करना है, किसी दूसरी प्लेस के ऊपर उसको रखना है। फॉर इंस्टेंस अगर हम असेंबली लाइन की बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, कि जहाँ पर पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा होता है, तो उन पार्ट्स को जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसके ऊपर एक प्लेस से उठाकर किसी दूसरी प्लेस के ऊपर अगर रखना है पार्ट पिकिंग रोबोट ने, सो ऐसी सूरत के अंदर जो एनवायरनमेंट उसके लिए होगा वो हमेशा स्टैटिक एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि जो पार्ट्स उसने उठाने हैं उनका साइज़, उनकी शेप, उनका वेट वो हमेशा सेम रहेगा और उन एक ही साइज़ के, एक ही शेप के, एक ही वेट के ऑब्जेक्ट्स को उठाकर उसने एक जगह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर दूसरी जगह के ऊपर प्लेस करना है। सो यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है, ना वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद वो पार्ट उठाकर किसी दूसरी प्लेस के ऊपर रखना है या उसको असेंबल करना है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर एजेंट पर्टिकुलरली एक्शंस तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इन्वायरमेंट उसके लिए स्टैटिक इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट डायनामिक इन्वायरमेंट नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस किसी ट्यूटर की, हम एक ऐसा रैशनल एजेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट टीच कर रहा होगा, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश ट्यूटर की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर की। अब उस ट्यूटर के सामने जो क्वेश्चंस रेज होंगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो हैं वो कम्प्लीटली डायनामिक होंगे। एजेंट जो है वो बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा कि स्टूडेंट किस टाइम के ऊपर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, वेदर स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चंस और नॉट,
और जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो एक ही स्टूडेंट करेगा या मल्टीपल स्टूडेंट्स करेंगे। सो इस किस्म की तमाम चीज़ें जो हैं, जो वर्ड स्टेट है उसको बार बार परसीव करना पड़ रहा होगा एजेंट्स को कि वो चेक कर रहे हों कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये डायनामिक एनवायरनमेंट है। समटाइम्स जो एनवायरनमेंट है वो सेमी डायनामिक भी हो सकता है। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिसके अंदर जो वर्ड स्टेट है वो तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वर्ड स्टेट चेंज ना होने के अलावा जो वर्ड स्टेट चेंज ना होने के साथ जो एजेंट की परफॉर्मेंस स्कोर है वो चेंज हो रहा है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह से समझें कि एक एजेंट है, उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है और जैसे जैसे वो उसने एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर इंस्टेंस हम कंप्यूटर की बात करते हैं या एजेंट की बात करते हैं कि वो हीटअप होता जा रहा है या उसकी बैटरी लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि वो जो उसका प्रोसेसर है वो कितना हीटअप हुआ है या जो उसका बैटरी लेवल है वो कितना हाई है, तो उसके मुताबिक डिपेंड कर रहा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। अब इस तरह के एजेंट के लिए हो सकता है कि एनवायरनमेंट की स्टेट तो चेंज ना हो रही हो, लेकिन उसके हीटअप होने की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही हो या बैटरी लेवल डाउन होने की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही हो। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे कि ये सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट है। इसके अंदर एनवायरनमेंट की स्टेट तो चेंज नहीं होगी, रादर जो एजेंट की स्टेट है वो चेंज हो सकती है या एजेंट का अपना एनवायरनमेंट जो है वो समहाउ चेंज हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। सो लास्ट जो एजेंट एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है एज सिंगल वर्सेस मल्टीपल एजेंट्स। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ये भी मैटर करता है कि एजेंट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट के अंदर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर इंस्टेंस अभी हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पार्ट पिकिंग रोबोट की। सो पार्ट पिकिंग रोबोट का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट होता है कि उसने रोबोटिक आर्म जो है वो अपना जिस डिस्टेंस के ऊपर मूव करना है उस डिस्टेंस में उस जो स्पेस है उस एरिया के अंदर उसके कोलिजन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो या किसी हर्डल के आने के चांसेस मौजूद ना हो। और मोस्टली ऐसा नहीं होता जब हम कन्वेयर बेल्ट्स की बात करते हैं या हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं फैक्ट्री वगैरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पर इस तरह के असम्बलिंग रोबोट्स मौजूद होते हैं, तो नॉर्मली कोशिश ये की जाती है कि उन्होंने जिस एरिया के अंदर नेविगेट करना है, जिस एरिया के अंदर मूव करना है, वहाँ पर कोई और चीज़ कोई ऑब्स्टेकल मौजूद ना हो ताकि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकते हों मिनिमम टाइम के अंदर। क्योंकि अगर ऑब्स्टेकल्स मौजूद होंगी तो डेफिनेटली उनको या तो वेट करना पड़ेगा कि वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएं या फिर उनको खुद से उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ रहा होगा, तो ऐसी सूरत में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो सकती है। सो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके मुकाबले में जो हम गेम प्लेइंग एजेंट्स की बात कर रहे थे या हमने रूम क्लीनिंग एजेंट की बात की, तो इस तरह के एजेंट्स के जो एनवायरनमेंट हैं ये मल्टीपल एजेंट एनवायरनमेंट होते हैं। यहाँ पर दूसरे और एजेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, ह्यूमंस भी मौजूद हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हो सकते हैं जिनके साथ एजेंट्स की इंट्रैक्शन हो सकती है। सो ऐसे एनवायरनमेंट्स जो होंगे उनको हम मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। सो एजेंट की परफॉर्मेंस कंप्लीटली इस बेस के ऊपर डिपेंड कर सकती है कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने एक एजेंट को डिज़ाइन किया है फॉर सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट और अगर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट के अंदर तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ अ सिंपल कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टेट्स फॉर डिफरेंट टास्क एनवायरनमेंट्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम क्रॉसवर्ड पजल की बात करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा, ऑब्वियसली डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट होगा, उसको मालूम होगा कि कौन से पजल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको किस तरीके से प्लेस किया जाना है। एनवायरनमेंट सिक्वेंशियल होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एजेंट मूव कर रहा होगा।
ये एनवायरनमेंट जो है वो ऑब्वियसली स्टैटिक एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जब हम क्रॉसवर्ड पजल की बात कर रहे हैं तो वर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं होने, उनकी पोजीशन और जो स्पेलिंग्स हैं वो चेंज नहीं होने, तो उस सूरत में एनवायरनमेंट स्टैटिक ही रहेगा और ये एनवायरनमेंट जो है वो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट होगा। चेस प्लेइंग एजेंट की हम बात कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होगा। ये एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक होगा, क्योंकि डिटर्मिन किया जा सकता होगा अमंग मैनी मूव्स के कौन सी मूव जो है वो एजेंट चलेगा, बट डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट होगा। ये एनवायरनमेंट ऑब्वियसली सिक्वेंशियल होगा, क्योंकि जो भी मूव्स एजेंट डिसाइड कर रहा होगा वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होंगी। ये एनवायरनमेंट डायनेमिक हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंट के पास जो ओपोनेंट है उसके पास चॉइस मौजूद होगी कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है और वो मल्टीपल एक्शंस में से डिसाइड कर रहा होगा, और उसको कम्प्लीटली प्रेडिक्ट करना कि किस टाइम के ऊपर वो एग्जैक्टली कौन सी मूव चलेगा, सो एनवायरनमेंट उसके लिए डायनेमिक होगा। एंड ऑब्वियसली मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जो भी चेस प्ले की जा रही होगी या इस तरह का गेम प्लेइंग एजेंट होगा वो किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट गेम प्ले कर रहा होगा, तो उसका एनवायरनमेंट मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होगा। सिमिलरली टैक्सी ड्राइवर की अगर हम बात कर रहे हो तो उसके लिए एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल होगा, स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, सिक्वेंशियल होगा, डायनेमिक होगा एंड मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होगा। पार्ट पिकिंग रोबोट हम एग्जांपल्स के अंदर इसको मल्टीपल टाइम डिस्कस कर भी चुके हैं। उसका एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। ये एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक होगा, एपिसोड्स के अंदर वो एक्शंस का परफॉर्म कर रहा होगा, पीसेस को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा होगा, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करने की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी। एनवायरनमेंट पार्ट पिकिंग रोबोट के लिए स्टैटिक होगा एंड सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट होगा। सो अगर हम कुछ एजेंट्स की कंप्लीट प्यास के ऊपर एनालिसिस कर रहे हों, फॉर इंस्टेंस मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम की अगर हम बात करें, उसके लिए परफॉर्मेंस मेजर ये हो सकती है कि कितने पेशेंट्स को उसने करेक्टली डायग्नोस किया है, कॉस्ट कितनी रिड्यूस की है। उसकी सूरत में अगर हम एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो उससे जो पेशेंट्स की कॉस्ट है, जो एनवायरनमेंट हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की कॉस्ट है, वो किस हद तक रिड्यूस हुई है। उस एजेंट के अगेंस्ट लॉ सूट्स कितने फाइल किए गए हैं इन केस ऑफ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शंस या रॉन्ग डायग्नोसिस। एनवायरनमेंट उसका पेशेंट एंड हॉस्पिटल एंड स्टाफ का एनवायरनमेंट होगा। ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होगा। किसी भी एजेंट की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो किसी टाइम के ऊपर नोन होना डिफ़िकल्ट होता है, तो एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल होगा। ये एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक होगा एंड ये एनवायरनमेंट जो है वो एपिसोडिक एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट्स डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आ सकते हैं। ये एनवायरनमेंट जो है वो डेफिनेटली डायनामिक एनवायरनमेंट होगा एंड मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होगा। एक्चुएटर्स जो प्रोवाइड किए जाना चाहिए इस तरह के एजेंट को, वो स्क्रीन डिस्प्ले हो सकता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस, टेस्ट, डायग्नोसिस वगैरह आ रहे हों। सेंसर्स जो हैं वो कीबोर्ड्स हो सकते हैं या कैमरा सेंसर्स हो सकते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। पार्ट पिकिंग रोबोट, इससे पहले हम जो एनवायरनमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्मेंस मेजर जो है वो इसके लिए होगा कि कितने पार्ट्स को उठाकर करेक्ट प्लेस के ऊपर स्टोर किया है, करेक्ट प्लेस के ऊपर रखा है। एनवायरनमेंट इसका कन्वेयर बेल्ट हो सकती है विद पार्ट्स एंड बेंस, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको प्लेस करना है। एक्चुएटर्स आर्म हो सकता है एंड सेंसर्स की जो ज़रूरत पड़ रही होगी इस तरह के एजेंट को, वो कैमरा या जॉइंट एंगल सेंसर्स हो सकते हैं।